तो देखिए कहता है व्हाट इज द कलर ऑफ थाइमोफ्थिलीन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने आपको बच्चों एक इसमें वर्ड बताया था TCCB, कि टी फॉर थाइमोफ्थिलीन। जब आप थाइमोफ्थिलीन के कलर्स को याद करते हो, थ्योरी सेक्शन में हमने पढ़ा था कि देखिए ये एसिडिक मीडियम में ये न्यूट्रल मीडियम होता है, और ये आपके पास एल्कलाइन या बेसिक मीडियम होता है। तो आप जब थाइमोफ्थिलीन को किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालते हो तो वो कलरलेस होता है, शो करता है अपना आप। न्यूट्रल सोल्यूशन में भी कलरलेस शो करता है, और एल्कलाइन में वो हमेशा अपना आप ब्लू शो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर देखें कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या चीज है। देखिए हमें पता है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एक एसिड है। तो थाइमोफ्थिलीन एसिडिक सॉल्यूशंस में अपना क्या कलर दिखाता है? ये C फॉर कलरलेस। मैंने क्या बताया था कि इट इज कलरलेस। फिर न्यूट्रल में भी इट शोज कलरलेस, एंड इन बेसिक मीडियम्स इट शोज ब्लू। तो अगर वो कह रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ थाइमोफ्थिलीन इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एसिडिक मीडियम्स में थाइमोफ्थिलीन शोज कलरलेस। तो कलरलेस किस ऑप्शन में हुआ है? ये आपके पास डी ऑप्शन आ रहा है ऐसे करके। तो ये सारे वो इंडिकेटर्स का जो कलर ऐड हुआ था थ्योरी सेक्शन में भी, ये सवाल काफी बार रिपीट हुआ है। तो 18th का आपका डी ऑप्शन आंसर बनता है, बिल्कुल सही, 18th का डी ऑप्शन। देखिए अब 19th क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि टू एसिड्स P and Q विद द सेम कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम आर रिएक्टेड सेपरेटली विद सेम मास ऑफ मैग्नीशियम रिबन। दो एसिड्स हैं P and Q, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन भी कहता है सेम है, वॉल्यूम्स भी सेम, लेकिन दो डिफरेंट एसिड्स हैं। वो कहता है सेम मास ऑफ मैग्नीशियम से उनको हमने रिएक्ट किया। कहता है द रिएक्शंस प्रोड्यूस द सेम टोटल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, बट एसिड क्यू रिएक्ट्स मच मोर स्लोली देन एसिड पी। अब देखो ये जो रिएक्शन की, तो बच्चों देखिए सवाल में आप ये समझने की कोशिश करें कि ये दो एसिड्स हैं, एक पी है और एक क्यू है। अब देखिए मैं अगर मिसाल के तौर पे इनको ऐसे लिख दूं कि एक एसिड पी और एक एसिड क्यू है, हैं दोनों एसिड्स, ठीक है। ये बातें जरा देखिए इनमें क्या क्या मैचिंग है, क्या क्या हुआ है। कहता है विद द सेम कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम, ठीक। अब इसकी भी देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन है, यानी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल एक जैसी है, दोनों का वॉल्यूम यूज्ड एक जैसा है। तो अगर इन दोनों का, अब जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वही इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी है, जो इसका वॉल्यूम है वही इसका वॉल्यूम भी है, तो खुद सोचिए कि फिर जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, जो इसके मोल्स होंगे वही मोल्स की तादाद इसकी भी नहीं होगी, तो दोनों के मोल्स भी सेम होंगे। याद रखिए फिर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग भी क्या होंगे? दे विल बी सेम, एक जैसे। तो ये बात समझने की कोशिश अब करनी है हमने। कहता है दे आर रिएक्टेड सेपरेटली विद द सेम मास ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो अब इधर एक मेटल और एसिड का रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए मैग्नीशियम के साथ जब आप इधर से एसिड पी को रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो ये इधर आपके पास जाहिर है एक सॉल्ट ही बनाएगा, मैग्नीशियम की सॉल्ट, और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। फिर जब आप उसी सेपरेटली मैग्नीशियम के साथ ही एसिड क्यू को रिएक्ट कराओगे, तो इधर एक सॉल्ट बनेगी और प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। लेकिन वो कहता है कि द रिएक्शंस प्रोड्यूस द सेम टोटल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। कहता है दोनों में, यानी इन दोनों में रिएक्शंस में जो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड भी कहता है सेम है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड भी सेम आ रहा है। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि वो कहता है दोनों में सेम है, तो अब वो कहता है द रिएक्शंस प्रोड्यूस द सेम टोटल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, बट एसिड क्यू रिएक्ट्स मच मोर स्लोली देन एसिड पी। एसिड क्यू रिएक्ट्स मच मोर स्लोली देन एसिड पी। तो देखिए एसिड क्यू का सिर्फ क्या कह रहा है कि ये रिएक्शन जो सेकंड रिएक्शन है, दिस इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, जबकि ये पहला रिएक्शन जो है एसिड पी का जो है इट इज अ फास्ट रिएक्शन। तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि देखिए रिएक्शन की ये ऐसे एसिड्स हैं जिनमें सिर्फ हर चीज सेम है। देखो एसिड्स की कॉन्सेंट्रेशंस दोनों की सेम, दोनों का वॉल्यूम सेम,
इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड रिएक्टिंग दोनों में सेम होंगे, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस सेम है, हर चीज एक जैसी है। बट फर्क किधर आ रहा है कि एसिड क्यू रिएक्ट्स मच मोर स्लोली। तो एसिड क्यू मच मोर स्लोली रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, एसिड क्यू का वेरी स्लो रिएक्शन है। तो जब आप ये देखिए कि इसका अगर रिएक्शन की स्पीड बहुत स्लो है तो इसकी क्या वजह हो सकती है। कहता है विच एक्सप्लेनेशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज करेक्ट। जरा पहला देखते हैं कि एसिड पी हैज अ हायर पीएच देन एसिड क्यू। देखिए पीएच का हाई लो होने से कोई ताल्लुक नहीं है रिएक्शन की स्पीड तेज या स्लो होने के साथ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का अलबत्ता हो सकता है। जरा हम ये देखते हैं कि इससे भी ज्यादा क्लोजर बात इसमें क्या हो सकती है। तो जरा आप लोग ये देखिए, इसमें बी में कहता है एसिड पी हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। देखिए उसने खुद कहा जब दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन है तो फिर तो ये बात वैसी ही गलत हो गई, ठीक है। आगे वो कह रहा है कि एसिड क्यू इज पार्शियली डिसोसिएटेड एंड एसिड पी इज फुली डिसोसिएटेड। देखिए ये बात हो सकती है कि एसिड क्यू अगर पार्शियली डिसोसिएटेड है तो एसिड क्यू एक वीक एसिड होगा। ये देखिए आपने वैसे भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हुए हैं, और एसिड पी फुली डिसोसिएटेड है तो इसका मतलब है एसिड पी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखिए अगर सब कुछ सेम है, कॉन्सेंट्रेशंस दोनों की सेम थी, वॉल्यूम सेम थे, नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब है दोनों के रिएक्टिंग सेम होंगे, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एक जितनी बन रही है, तो सिर्फ फिर वाहिद फर्क यही हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और एक वीक एसिड होगा। तो जो बहुत स्लो रिएक्शन कर रहा है, मच मोर स्लोली, इसका मतलब है एसिड क्यू जो है दैट्स अ वीक एसिड। तो एसिड क्यू जो है ये एक वीक एसिड होगा और एसिड पी जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यही वजह समझ आ रही है कि देखिए ये एसिड क्यू इज पार्शियली डिसोसिएटेड। याद है जो पार्शियली डिसोसिएट होता है टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस उसको वीक एसिड बोलते हैं, और वो स्लो रिएक्शन करेगा। और जो एसिड पी फुली डिसोसिएटेड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तेज रिएक्शन करेगा। तो मुझे तो वैसे लग रहा है इसका ऑप्शन सी ही आंसर है, लेकिन लेट्स सी डी में क्या कहता है कि एसिड क्यू इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। देखिए एसिड कोई भी हो, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। याद है हमने पढ़ा था कि एसिड्स की एक और नोटेबल बात ये थी कि वो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, एक्सेप्टर्स की बात तो गलत है। तो ये सबसे क्लोजेस्ट बात फिर इसका मतलब है सी ही लग रही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन तेज होता है, वीक एसिड्स का रिएक्शन स्लो होता है। क्योंकि देखिए यहाँ सिर्फ स्ट्रेंथ का फर्क है, एसिड की स्ट्रेंथ का फर्क है, अदरवाइज हर चीज बाकी इवन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एक जैसी है। तो 19th के सी में जो है ये रीजन है इनके डिफरेंस का कि वो मच मोर स्लोली क्यों है। तो 19th का देखिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनता है, ये हमारा इस केस में आंसर होगा। देखिए 16th में हमें वो कहता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा मैंने आपको आईजीसीएसई में एक कॉन्सेप्ट बताया था एसिड की डेफिनेशन। यू ऑल रिमेंबर बच्चों के एसिड की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, एक नई एसिड बेस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एसिड को, याद है मैंने आपको प्रूव करके बताया था कि एसिड जो है बेसिकली इट इज अ प्रोटॉन, प्रोटॉन व्हाट, डोनर या एक्सेप्टर। यस इट इज अ प्रोटॉन डोनर। एसिड जो होता है ये एक प्रोटॉन डोनर है। बेसिकली देखिए हाइड्रोजन आयन, बताया था ना प्रूफ करके कि हाइड्रोजन आयन के अंदर एक ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और उसके गिर्द एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब आप ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कराते हो तो वो उसके न्यूक्लियस में अब एक प्रोटॉन ही रह जाता है, और हाइड्रोजन आयन जब बनती है तो हाइड्रोजन आयन एक्चुअली एक सिंगल प्रोटॉन ही नहीं है। हाइड्रोजन आयन एक्चुअली तो एक सिंगल प्रोटॉन ही है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गया। तो इस एक प्रोटॉन का पानी में रिलीज होना, एसिड देखो डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन आयंस अपने से निकाल के डोनेट कर रहा है और पानी में रिलीज कर रहा है, तो इसीलिए एसिड को हम प्रोटॉन डोनर कहते हैं। और याद रखिए बच्चों के प्रोटॉन डोनर है ये। और बेस को हमने क्या पढ़ा था इस टर्म की, आईजीसीएसई में एक छोटा सा डेफिनेशन इसका भी एडेड है कि ये उसका ऑपोजिट होता है ना, तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। दिस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, कि वही हाइड्रोजन आयन जो उसने रिलीज किया बेस के OH आयन से जुड़कर वो वाटर बनाता है ना,
तो इसको वैसे शॉर्टकट अपने तरीके से हमने याद रखा था कि ये जो बेस होता है, बेस के पास तो खुद कौन सी आयन पड़ी हुई है, OH आयन। तो ये जो हाइड्रोजन आयन थी, उस हाइड्रोजन आयन को ये OH आयन एक्सेप्ट करता है ना, और फिर वाटर फॉर्म करता है। तो ये चूंकि ये OH आयन ने हाइड्रोजन आयन को एक तरह से एक्सेप्ट किया है, तो हम कहते हैं कि बेस OH आयन बेस होती है, तो वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। बट इधर लफ्ज एक और ऐड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट करता है ना, पूरी तरह से ब्रेक ऑफ होता है। तो सवाल जरा देखते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रही, कहते हैं कि जी स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। मुझे बताइए कि ये दो ऑप्शन ए और बी तो गए, एसिड कभी भी प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं होता, इट इज अ प्रोटॉन डोनर। तो ए भी तो गया। फिर जरा गौर कीजिए कि वो यहाँ कहता है कि जी इट इज अ प्रोटॉन डोनर दैट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। यस, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, डेफिनेशंस याद है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो था which ionizes या which fully ionizes या dissociates into hydrogen ions when dissolved in water। तो आप फिर इसमें सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही बात लग रही है, लेकिन लेट्स कट डाउन टू डी ऑल्सो। डी में कहता है कि अ प्रोटॉन डोनर दैट इज पार्शियली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ, प्रोटॉन डोनर दैट इज पार्शियली डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन, तो फिर ये डी ऑप्शन वाली बात तो सही नहीं लग रही। प्रोटॉन डोनर तक ठीक है, बट पार्शियली डिसोसिएट तो कौन होता है? ये तो वीक एसिड होता है। वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट होकर पानी में हाइड्रोजन आयंस देता है। तो अगर वो कहता है ना वीक एसिड की, अच्छा अब देखो यही, इस तरह भी सीखा करो जब प्रॉब्लम्स देख रहे होते हो, तो यूं भी देखा करो कि यार यही सवाल वो यूं भी दे सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वीक एसिड। अगर वो कहता है कि वीक एसिड की डेफिनेशन बताओ, तो फिर कौन सा ऑप्शन होता? देन इट वुड हैव बीन ऑप्शन डी। बिल्कुल सही है, क्योंकि एसिड है तो प्रोटॉन डोनर ही है, लेकिन वीक एसिड है तो पार्शियली डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशंस में। बिल्कुल सही है। तो अब डी इस केस में तो करेक्ट नहीं है, बिकॉज सी इज करेक्ट, बिकॉज के एसिड प्रोटॉन डोनर भी होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड की निशानी है कि इट कंप्लीटली डिसोसिएट्स टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। आई होप इट्स क्लियर टू यू। 17th में कहता है कि which statement about amphoteric oxides is correct। कहता है कौन सी स्टेटमेंट अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इज करेक्ट। मुझे एक बात बताइए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन होते थे? which have the ability, यानी they have the characteristics of both acids and bases। याद है, दे आर, यानी हमने ये पढ़ा था अपने लफ्जों में कि इनका आधा बॉडी कह लें एसिडिक होता है और आधा बॉडी बेसिक होता है। तो मुझे बताओ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में एक एबिलिटी पढ़ी थी हमने, चलें जस्ट गिविंग यू अ रिकॉल अगेन। जरा मुझे एक बात बताओ कि हमने एक लफ्ज पढ़ा था, याद है, एमबीए के वर्ड से। एमबीए में हमने पढ़ा था कि देखिए एम स्टैंड्स फॉर मेटालिक ऑक्साइड्स। एम स्टैंड्स फॉर मेटालिक ऑक्साइड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स आर आइदर बेसिक और ए फॉर एम्फोटेरिक। मेटालिक ऑक्साइड्स आर इधर बेसिक और एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक कौन कौन होते हैं? एम्फोटेरिक थे ऑल was aluminium oxides, zebras was zinc oxides, play was lead oxide, and snooker was tin oxide। तो इसका मतलब है कि all zebras, play, snooker, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, ये चारों मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर हैं। मतलब ये चारों ऑक्साइड्स जो हैं, इन्हें एसिड्स में डालो या बेसिस में डालो, दोनों से ये रिएक्ट कर जाएंगे। क्योंकि देखें, जब किसी एम्फोटेरिक ऑक्साइड को आप, हमने पढ़ा था ना कि देखो जब आप किसी एम्फोटेरिक ऑक्साइड को किसी एसिड में डालते हो, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। बट एम्फोटेरिक वाला जो सब्सटेंस है, यूं कह लो ना, इसका आधा बॉडी एसिडिक है, आधा बेसिक है। तो एसिड से जब ये रिएक्ट करते हैं, तो ये एसिड वाला पार्ट इसके बेस वाले पार्ट से रिएक्ट करके क्या बनाता है? इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होता है। लेकिन जब किसी एम्फोटेरिक ऑक्साइड को हम किसी बेस से रिएक्ट करवाते हैं,
तो गौर करो बच्चों कि अब जब ये बेस से रिएक्ट करेगा तो इसका आधा बॉडी ए फॉर एसिडिक, आधा बॉडी बी फॉर बेसिक। अब किसी बेस से एम्फोटेरिक करेगा तो बेसिक बेस जो है वो उसके एसिडिक पार्ट से जाकर रिएक्ट करेगी और फिर वही सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएगी और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की एक एबिलिटी है कि दे रिएक्ट बोथ विद एसिड्स एंड बेसिस। तो अब व्हिच स्टेटमेंट अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इज करेक्ट? बताया था ना कि जब करेक्ट पूछे तो फिर तीन बातें गलत हैं और एक बात करेक्ट है, करेक्ट वाली ढूंढो। ए में कहता है कि they are made by combining an acid oxide with a basic oxide. They are made by combining an acidic oxide with a basic oxide. तो बताइए जरा, क्या एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाने से एम्फोटेरिक बनता है? ऐसी तो बिल्कुल बात नहीं है। देखिए मुझे बताएं, एसिडिक ऑक्साइड अगर बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो नहीं बनेगा ना। ये तो न्यूट्रलाइजेशन होगी क्योंकि एसिड बेस रिएक्ट करे, ये दोनों अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, नॉट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, वो तो न्यूट्रलाइज हो गया आपस में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत बात है। बी में कहता है दे रिएक्ट विद वाटर टू गिव अ सोल्यूशन ऑफ pH 7। देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। वजह कि वाटर तो कैसा है, वाटर तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। एम्फोटेरिक का आधा बॉडी एसिडिक आधा बेसिक है, तो उसे किसी एसिड बेस से ही रिएक्ट करवाया जा सकता है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस के साथ उसे रिएक्ट नहीं करा सकते। तो वाटर का पीएच तो वैसे भी हमें याद है pH 7 ही होता है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कभी भी वाटर से रिएक्ट करके एक सोल्यूशन नहीं बनाते, रिएक्शन ही नहीं होता तो सोल्यूशन की तो बात ही नहीं। अब सी पार्ट में कहता है दे रिएक्ट बोथ, दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं लग रही बच्चों कि दे रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस बोथ? तो बात बिल्कुल सही है कि सी में देखो दे रिएक्ट विद एसिड्स बेसिस दोनों। मुझे सी ठीक लग रहा है, बट डी भी देख लेते हैं, ये नहीं कि डी देखना ही नहीं, लाजमन देखा कर। डी में कहते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स और बेसिस, ये गलत बात। दे डू रिएक्ट। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एसिड से भी रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और बेसिस से भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर ही बनता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त है। लेट्स चेक कि 17th का हमारा ये सी ही बनता है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, 17th का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब कहता है which row identifies the properties of zinc। अब देखिए जिंक जो है एक मेटल है, ये भी ट्रांजिशन मेटल ही है, बट इसका जरा देखो थर्मल कंडक्टिविटी। नाउ सिंस जिंक इज अ मेटल, तो मेटल तो कोई भी हो तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल यानी हीट कंडक्शन, इन दोनों की तो अच्छी होगी ना। मेटल तो कोई भी है उसका कंडक्टिविटी जो है वो बिल्कुल अच्छी होगी। तो ये पुअर और पुअर वाला ऑप्शन तो गया, थर्मल कंडक्टिविटी देखिए पुअर नहीं हो सकती, तो सी और डी ऑप्शंस तो काट दो। ए बी में से चेक करते हैं। आगे कहता है रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड। क्या जिंक रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट एसिड, यस और नो? बिल्कुल करता है। देखिए जिंक एक मेटल है और डाइल्यूट एसिड मिसाल किसी को भी हम ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। जरा चेक करो, ये जिंक और हाइड्रोजन के दरमियान डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। अब देखो ना, ये तो हमने पढ़ा था कि ये पहला थॉट न्यूट्रलाइजेशन पे देते हैं, ये तो एसिड है, लेकिन ये क्या है, अकेला मेटल तो हमेशा न्यूट्रल नहीं होता। तो मुझे बताइए कि एक न्यूट्रल चीज किसी एसिडिक चीज से रिएक्ट करे तो ये न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं है। तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं है तो फिर सेकंड थॉट आप देंगे कि यार ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इस मेटल का मुकाबला इस हाइड्रोजन के साथ है। जरा चेक कीजिए कि किंग नेपच्यून लाइकली कैन मेक ऑल केयरलेस zealous fishermen to sell place haddock and cod for mainly silver and gold।
तो जिंक मोर रिएक्टिव है और हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव। तो जिंक मोर रिएक्टिव है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट की मिसाल हो तो याद है, फिर हम रिएक्टिविटी सीरीज को देख। जी एक मिनट बचो। तो अब ये मोर रिएक्टिव आकर इस लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन को हटाकर उसका क्लोराइड अपने कब्जे में करके जिंक क्लोराइड बना लेगा, जो कि एक्वस है, सॉल्युबिलिटी रूल लगा, और हाइड्रोजन किक आउट होके हाइड्रोजन गैस की सूरत में एग्जिट कर जाएगा। तो जरा गौर कीजिए कि रिएक्शन तो हो रहा है, ठीक है। तो अब रिएक्शन अगर हो रहा है तो मोर रिएक्टिव आकर जाहिर है लेस रिएक्टिव से रिएक्ट करेगा। तो ये यस वाला केस है और गुड वाला केस है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो इट रिएक्ट्स विद द एसिड लाइक दिस। तो 23 का आप देख रहे हो कि ये आपके पास ऑप्शन ए इसका आंसर ऐसे आ। तो 7th क्वेश्चन में इट सेज, कहता है द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज शोन। बच्चों ये बात आपको जब वो कहे ना, सुनो, जब बेरियम क्लोराइड का जिक्र किया करे तो वैसे दिमाग कहाँ जाना चाहिए? किसी को याद है कि जब बेरियम क्लोराइड का और सल्फ्यूरिक एसिड का जिक्र करे तो आपका दिमाग वो सल्फेट आयंस के टेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए? SO4 2 नेगेटिव आयंस, देखिए कैसे सल्फेट आयंस इज SO4 2 नेगेटिव ना। तो आपको एक बात याद है कि सल्फेट आयंस का टेस्ट था SO4 2 नेगेटिव। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि देखिए सल्फेट आयंस का टेस्ट में हम क्या करते थे कि सबसे पहले वो जो सोल्यूशन हमने लिया हुआ है, ठीक है, उस सोल्यूशन में कौन सी आयंस होनी चाहिए? सल्फेट आयंस, ठीक है। तो ये कोई कंपाउंड ही, इसमें हमने कोई कंपाउंड ही डाला होगा बट उसमें सल्फेट आयंस मौजूद होनी चाहिए। याद है इसमें सबसे पहले हम चंद कतरे डालते थे नाइट्रिक एसिड के, तो इसमें एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड किया करते थे, एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और फिर हम असल में इसमें ऐड करते थे रिएजेंट। देन वी यूज्ड टू ऐड एक्वस बेरियम क्लोराइड और एक्वस बेरियम नाइट्रेट। ये वैसे एक रिकॉल्स दे रहा हूं क्योंकि साथ साथ चले हम जरा आपकी वो फुल रिविजन हो रही है। तो इसका मतलब है देन ऐड एक्वस बेरियम क्लोराइड या एक्वस बेरियम नाइट्रेट। तो मुझे एक बात बताइए कि एक्वस बेरियम क्लोराइड या एक्वस बेरियम नाइट्रेट हम डालते थे, कोई एक चीज इसमें डालते थे, लेकिन जिक्र दोनों का करते हैं। तो जब आप इस सोल्यूशन में ये इनमें से कोई एक रिएजेंट डालोगे तो याद है इधर कैसा पीपीटी क्रिएट होता था? तो अगर इसमें वाकई में सल्फेट आयंस होंगे तो यहाँ पे आपके पास एक वाइट प्रेसिपिटेट यूं फॉर्म हो जाता था। रिमेंबर, इसमें एक वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ ऐसे फॉर्म होता था। तो ये बताता था कि यार इसमें सल्फेट आयंस मौजूद है। और वो वाइट पीपीटी किस चीज का होता था? देखिए वाइट पीपीटी, ये पीपीटी का केमिकल चेक करना हो तो आप सोचो सल्फेट आयंस, जाहिर है इस बेरियम क्लोराइड हो या बेरियम नाइट्रेट हो, सल्फेट खुद एक नेगेटिव आयन है तो वो इसके बेरियम आयन से ही जुड़ेगा ना, Ba2+। तो सल्फेट आयंस SO4 2 माइनस जा करके इसके बेरियम आयन से जुड़ती थी और इधर बेरियम सल्फेट क्रिएट होता था जो कि असल में व्हाइट पीपीटी बनाता है। याद आया? तो ये तो मैं एक आपको रिकॉल दे रहा हूं इस पूरी बात का कि जो हमने ऐसे की हुई, ठीक है। बट इधर उसने एक बात पूछी अलग से, सिंपल सी, कहता है द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज शोन। कहता है अब रिएक्शन जो है वो बेरियम क्लोराइड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान। तो ये बेरियम क्लोराइड तो वो ये वाला केमिकल की बात कर रहा है, और सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए हमें सल्फेट आयंस की सोर्स मिल गई है, ठीक है। तो इसमें वो व्हाइट पीपीटी बेरियम सल्फेट का बनेगा और साथ ये 2HCl आ गई। बट इसने यहाँ कुछ और बात पूछी है, कहता है विच रो शोज द स्टेट सिंबल्स फॉर दिस इक्वेशन। देखो स्टेट सिंबल्स आपसे उसने इस तरह पूछ लिए। अच्छा अब मुझे बताइए बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ तो स्टेट सिंबल्स के लिए सॉल्युबिलिटी रूल्स आपको हेल्प करेंगे। तो मुझे ये बताइए बच्चों कि बेरियम क्लोराइड
इसके लिए कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 5। याद है कि ऑल द कंपाउंड्स जिनमें क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड होता है वो सॉल्युबल होते हैं, सिवाय ऑल पीपल में। याद है ये ऑल सिल्वर था, पीपल Pb2+ था, हैव मर्करी 2+ था, और कार्स Cu1+ था। याद है ना, ये मैंने इस तरह याद करवाया था कि सिल्वर का तो फिक्स 1+ ही होता है, तो इधर से आउटर याद रखें, कॉपर भी 1+ वाला होगा, 2+ वाला नहीं। और लेड 2+ फिक्स्ड होता है, तो ये मर्करी भी इसके साथ इनर में 2+2+। तो आपको याद है इन 4 कैटाइंस के सिर्फ जो क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स हैं, मिसाल के तौर पे ये देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड, ये पानी में डालें तो इनके सॉलिड सैंपल्स डिसॉल्व नहीं करते, ये सॉलिड के सॉलिड ही रहते। फिर इसी तरह से देखिए, पीपल में लेड क्लोराइड था PbCl2, लेड ब्रोमाइड है PbBr2, लेड आयोडाइड है PbI2। ये सारे भी इनके सॉलिड सैंपल्स पानी में डालें तो ये डिसॉल्व नहीं करते, सॉलिड के सॉलिड रहते हैं। फिर देखिए यहां से मर्करी 2 क्लोराइड, मर्करी 2 ब्रोमाइड, मर्करी 2 आयोडाइड, ये तीनों भी पानी में डिसॉल्व नहीं करते, दे रिमेन सॉलिड के सॉलिड। और कॉपर 1 का क्लोराइड, कॉपर 1 का ब्रोमाइड, कॉपर 1 का आयोडाइड, ये भी पानी में डिसॉल्व नहीं करते। लेकिन इनके अलावा तो ऑल द क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स आर सॉल्युबल, तो ओनली दीज 12 क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स आर नॉट सॉल्युबल। याद है? तो इसका मतलब है कि बेरियम क्लोराइड इनमें तो नहीं आता, तो बेरियम क्लोराइड इज नॉट अ पार्ट ऑफ दीज, तो इसका मतलब है कि ये तो एक्वस ही होगा। अब आइदर इट्स ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, या इवन ऑप्शन डी। सी तो यही गलत हो गया, क्योंकि बेरियम क्लोराइड जो है वो लिक्विड नहीं हो सकता, ठीक है, तो इट कैन नॉट बी लिक्विड। तो अब आप ये करने वाले हो कि खैर ए, बी या डी में से अब चूज करना है, तो हम कट करते जाएंगे आगे जैसे जाएंगे। और सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस और एक्वस, तो सी ऑप्शन तो देखिए ऑलरेडी यहाँ से इसकी वजह से रिजेक्ट हो गया, तो ऐसे पूरा पूरा काट दो बेशक, तो ये जितना गंद आप इधर लिखने लिखाना करते हो मर्जी आप। अच्छा, अब जरा देखिए कि बी ऑप्शन में एक्वस है, तो ये तो यहीं पे जवाब हमें मिल गया कि हमारा ए ऑप्शन आंसर है, बिकॉज देखिए बेरियम क्लोराइड भी एक्वस है, H2SO4 भी एक्वस है। मैं देखिए आपको जरा पूरी पूरी एक्सप्लेनेशंस, रिकॉल्स, हर चीज पूरी बता रहा हूँ, आपने इसको जरा जाहिर डायरेक्ट अप्रोच से अब चीजें पता है आपको करनी है। तो बेरियम सल्फेट, आपको पता है कि ऑल सल्फेट्स आर एसिड्स, तो सारे एक्वस होते हैं, तो ऑल सल्फेट्स का वो रूल 6 याद है सल्फेट्स का, कि ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट ऑल स्नेक्स कैन बी पॉइजनस। अब इसमें ऑल कौन है? वो सिल्वर सल्फेट, ये भी सॉलिड होता है। स्नेक्स स्ट्रोंशियम सल्फेट है, SrSO4, ये भी सॉलिड है। ऑल स्नेक्स कैन, कैल्शियम सल्फेट, ये भी सॉलिड है। बी यानी बेरियम सल्फेट, ये भी सॉलिड है। पॉइजनस यानी PbSO4, यानी ये भी सॉलिड है। तो ऑल स्नेक्स कैन बी पॉइजनस, इस सॉलिबिलिटी रूल्स में याद है ऑल हमेशा सिल्वर के लिए जुमला स्टैंड करता है। बाकी पूरे सिलेबस में ऑल जो वर्ड्स सेंटेंसेस सिखाए थे उनमें जिधर आए वो एल्यूमिनियम के लिए होते हैं, तो इसमें ये वाले जो है वो सॉल्युबल नहीं होते। तो अब देखो ना, बेरियम सल्फेट जो है वो इनमें तो नहीं आता, सिर्फ ये 5 सल्फेट्स सॉलिड होते हैं, तो इसका मतलब है ये भी, सॉरी वो बेरियम उनमें आ रहा था, सॉरी, तो ये सॉलिड हो, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट उस ऑल स्नेक्स कैन बी, यानी बेरियम सल्फेट उसी में आता है ना, तो ये भी एक सॉलिड चीज है, तो ये बिल्कुल सही स्टेट बताई हुई है। और HCl भी अगेन एसिड है, तो ये एक्वस ही होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी हम इसमें जो है वो छोड़ देंगे। खैर, गलती क्यों है? हर ऑप्शन के ना करेक्ट और रॉन्ग होने का आपको क्लैरिटी से जवाब पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन आंसर कंफर्म होना चाहिए, जरा चेक करते हैं। तो 7 का आपको ए ही दिया हुआ।
देखिए 18th में कहता है the oxides of two elements x and y are separately dissolved in water. कहता है the oxides of two elements x and y are separately dissolved in water and the pH of each solution tested. बट ध्यान में रखिए the oxides of two elements, कहता है दो एलिमेंट्स हैं x and y, उनके ऑक्साइड्स, वो एलिमेंट्स नहीं, उनके ऑक्साइड्स को कहता है कि पानी में डिसॉल्व किया गया और उनका पीएच चेक किया गया। अब x वाले सी ऑक्साइड टेस्टेड, x वाले ऑक्साइड का पीएच 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि ऑक्साइड ऑफ x जो है वो क्या चीज है? देखिए ऑक्साइड ऑफ x जो है उसका अगर पीएच वैल्यू सी 1 है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि वो बड़ा एक स्ट्रांगली एसिडिक चीज है, ठीक है। और Y वाले ऑक्साइड को हमने पानी में डिसॉल्व कराया तो इसका पीएच 13 है, तो ऑक्साइड ऑफ Y इसका मतलब है कि ये एल्कलाइन चीज है, ठीक है जी, बेसिक या एल्कलाइन, चलो अब आपको फर्क तो पता है दोनों का, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये कहता है कि which information about x and y is correct, कहता है which information about x and y is correct, तो आपको कहता है कौन सी इंफॉर्मेशन x और y के बारे में दुरुस्त है, तो x और y के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन फिर करेक्ट होगी? सीधी सी बात है कि इसका जो ऑक्साइड है, देखिए ऑक्साइड ऑफ जो आपके पास एक्स है, अब इनकी आपने पहले तो पीएच वैल्यूज के जरिए वो मालूम कर ली ना, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि ऑक्साइड इज एसिडिक किसका है? एक्स का एसिडिक है, तो अब ये सी और डी ऑप्शंस तो गलत, क्योंकि ये तो कंफर्म हमें नजर आ रहा है, तो सी और डी को तो आप ऐसे उड़ा दो, ठीक है। अब एक्स का ऑक्साइड एसिडिक है और वाई का बेसिक है, इधर भी एक्स और इधर भी वाई दोनों कह रहे, लेकिन अब या तो अब तक तो ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, बट आगे देखो तो मेटल, मेटल ऑक्साइड कौन होगा? जरा बताइए कि ये एक्स मेटल है या वाई मेटल है? देखिए हमने पढ़ा था ना कि MBA और NaN, ये दो लफ्ज आपको मैंने बताए थे, याद है? इनको याद रखने के लिए M stands for metallic oxides, याद है? metallic oxides are either B for basic या A for amphoteric, metallic oxides are either basic या amphoteric, और N stands for non metallic oxides। चलिए इसको मैं यूं लिख लेता हूं कि metallic oxides जो थे, M for metallic oxides, हमने पढ़ा था कि मेटालिक ऑक्साइड्स या तो बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक होते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स याद रखिए या एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स दे आर ईदर ए फॉर एसिडिक, ठीक है, या एन फॉर न्यूट्रल। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स या तो एसिडिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। तो अब जरा देखो एक्स का एसिडिक है ना, तो एसिडिक कौन होते हैं? नॉन मेटालिक ही एसिडिक नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कि ये जो x है, ये x अगर एसिडिक ऑक्साइड है तो x यकीनन एक नॉन मेटल था, x एक नॉन मेटल था, और ये y अगर अल्कलाइन है या बेसिक है तो ये मेटालिक ऑक्साइड्स ही बेसिक हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि y एक मेटल था और x एक नॉन मेटल है और y जो है ये मेटल है, तो x नॉन मेटल है। तो सी नॉन मेटल कौन है इसमें? नॉन मेटल एक्स है और वाई ये, तो इसका मतलब है कि ये सारी बातें बी ऑप्शन पे ठीक बैठ रही हैं, ए वाली बात फिर यहाँ गलत होगी। तो ऑक्साइड इज एसिडिक वो आपके एक्स का है, ठीक है, ऑक्साइड इज एसिडिक एक्स का। ऑक्साइड ऑफ वाई बेसिक या अल्कलाइन है, तो ये आपके पास ये आ गया। अब देखिए ये जो एक्स है ये नॉन मेटल है और वाई जो है ये मेटल है, तो एक्स नॉन मेटल एक्स है और मेटल जो है वो वाई है, तो ये इसका मतलब है कि बी ऑप्शन ऐसे आ गया। तो ये बी ऑप्शन आपके पास यूं कर गया आगे, तो 18th का बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
देखिए 22 में कहता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट एसिड्स इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट कहता है एसिड्स के बारे में दुरुस्त है। तो कौन सी स्टेटमेंट अबाउट एसिड्स कहता है इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट एसिड्स इज करेक्ट। तो मुझे ये बताइए कि एसिड्स के बारे में हमें पता है कि क्या ख्याल है। देखिए इसमें ए ऑप्शन में कहता है एसिड्स आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ये बात आपको याद है, एक नोट में बताई गई थी कि एसिड्स को अगर आपने एक दूसरे लिहाज से डिफाइन करना है तो दे आर प्रोटॉन, क्या चीज है, जवाब देना कि क्या वो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं या प्रोटॉन डोनर्स होते हैं। ये याद रखिए कि दे आर प्रोटॉन डोनर्स, यस, ठीक है जी। एसिड्स प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स नहीं होते, ठीक है। और बेसिस जाहिर है फिर उसका ऑपोजिट प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे। तो वो कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट अबाउट एसिड्स इज करेक्ट। तो एसिड्स प्रोटॉन एक्सेप्टर्स नहीं डोनर्स होते हैं, तो ये ए वाली ऑप्शन तो गलत है। बी में कहता है एसिड्स ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन। देखें एक्वस सॉल्यूशंस में एसिड्स ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेस में तो नहीं, वो एसिड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बेस को तो नहीं दे रहे होते, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में तो आयंस होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तो बात नहीं हो रही होती। तो ये भी इसलिए भी बात गलत हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स का सॉल्यूशंस के साथ ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब वो कहता है कि सी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस अमोनिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस अमोनिया। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो एक टिपिकल बेस है, ठीक है। ये एक प्रॉपर बेस, बल्कि बेस भी नहीं, ये एक एल्कली है, ठीक है। दिस इज एन एल्कली। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्ट करके अमोनिया गैस तो प्रोड्यूस नहीं करता। एसिड और एल्कली या बेस रिएक्ट करके अमोनिया तो प्रोड्यूस नहीं करता। अमोनिया तो याद है कब प्रोड्यूस होती है, जब आप किसी भी अमोनियम कंपाउंड के साथ किसी बेस या एल्कली को रिएक्ट करवाओ। याद है, जब भी उसके साथ किसी बेस या एल्कली को रिएक्ट करवाओ तो इधर बनता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस, ठीक है। तो ये सॉल्ट प्लस वाटर प्लस अमोनिया गैस इसलिए बनती है। तो इसमें जो ये बात कर रहे हैं ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस अमोनिया, ये बात ऑप्शन सी में वैसे दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ये दुरुस्त बात नहीं है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी में कहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस अमोनिया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएगी, अमोनिया नहीं बनाएगी। तो सी इज आल्सो रॉन्ग। तो डी रह जाता है, कहता है एथेनोइक एसिड पार्शियली आयनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको याद है बच्चों कि एथेनोइक एसिड इज CH3COOH। देखिए ये आपके वो थ्योरी पेपर में भी आई थी ये बात शायद, कि इसकी डिसोसिएशन यानी आयंस का टूटना जो है वो इसका बताइए। तो आपको पता है कि ये एसिड्स हमने पढ़ा था हमेशा अपना कौन सा आयन डोनेट करते हैं, तो ये CH3COO1- और H आयंस ये ब्रेक ऑफ ऐसे करके होते हैं। तो एथेनोइक एसिड इस तरह ब्रेक ऑफ होता है आयनाइज करने के लिए, और ये इसीलिए एसिड कहलाता है ना, बिकॉज इट गिव्स अवे इट्स H आयन। ये सिंपल जैसे आयंस को तोड़ते होते हैं। तो कहता है एथेनोइक एसिड पार्शियली आयनाइजेस। देखिए ये एथेनोइक एसिड पार्शियली आयनाइज इसलिए करता है कि ये हम पढ़ के आए हुए हैं कि ये एक वीक एसिड है। याद है स्ट्रॉन्ग एसिड सिर्फ 3 ही थे, HCl, H2SO4 और HNO3। उनके अलावा कोई भी एसिड हमने पढ़ा था वो एक वीक एसिड होता है। तो ये वीक एसिड है आपका CH3COOH, तो इसलिए दिस इज अ वीक एसिड। तो इधर से हमने एक बात ये पढ़ी थी कि ये बेसिकली एक वीक एसिड इस तरह से करके यूं ऐसे आएगा, ठीक है जी। तो ये एक्चुअली इस तरह से एक वीक एसिड यूं हमने इसको बनाया था। यहां तक क्लैरिटी है सब। तो ये आपके पास एक
वीक एसिड यूं बना, तो एथेनोइक एसिड पार्शियली आयनाइजेस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बात दुरुस्त बात, ठीक है जी। तो 22 का डी ऑप्शन करेक्ट बनना चाहिए। लेट्स चेक कि ये 22 का डी ही है, बिल्कुल सही है। तो 22 का डी ऑप्शन इज द आंसर। तो ये आंसर सर आपको वेरिफिकेशन के लिए चेक कराए जाते हैं ताकि आपको तसल्ली हो कि हम ठीक कर रहे हैं। 31 में आओ जरा। 31 फर्स्ट एमसीक्यू में कहता है कि फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड 3 ऑफ द एलिमेंट्स नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। कहता है फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड 3 ऑफ द एलिमेंट्स नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। तो फर्टिलाइजर्स में कहता है कि 3 एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। आपको याद है हमने पढ़ा था वो 3 एलिमेंट्स एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कहलाते हैं। तो फर्टिलाइजर्स कहता है 3 एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर प्लांट ग्रोथ। हमें पता है एनपीके है वो। कहता है which two compounds would give a fertilizer containing all 3 of these elements? Which compound, देखो इधर कहता है which two compounds would give a fertilizer containing all 3 of these elements? तो which two compounds would give a fertilizer containing all 3 of these elements? तो कौन सा फर्टिलाइजर कहता है ऐसा है जिनमें ये तीनों है। अब ढूंढिए एनपीके किस किस में। देखो इसमें एन है, आप जरा गौर कीजिए कि इसमें आपको एन मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा, तो नाइट्रोजन ही मिल रहा है। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। इसमें जरा देखिए तो यहाँ पे बस नाइट्रोजन मिल रहा है, नाइट्रोजन मिल रहा है, पी नहीं है, के नहीं है। बी ऑप्शन में भी देखो नाइट्रोजन ओनली और फास्फोरस। तो इस ए कॉम्बो में नाइट्रोजन ओनली मिल रहा था, बी कॉम्बो में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस मिल रहा है, सी ऑप्शन में देखिए आपको के एन पोटेशियम और नाइट्रोजन ही मिल रहा है, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन ही मिल रहा है। और तीसरे में देखो कि आपके पास के भी है, एन भी है और पी भी है। तो तीनों एन पी के आपको इस डी ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो 31 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो ये 31 का डी, ये इसमें हम ऐसे करेक्ट मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। कहता है एलिमेंट एक्स फॉर्म्स एन ऑक्साइड XO दैट न्यूट्रलाइजेस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब हमें वो ये कहता है कि एलिमेंट एक्स फॉर्म्स एन ऑक्साइड XO दैट न्यूट्रलाइजेस सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, उसने खुद ही बता दिया कि देखो एक एलिमेंट एक्स है, वो एक ऑक्साइड बनाता है XO जो सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, इसको जो चीज न्यूट्रलाइज करेगी तो इसका मतलब है XO जो है वो कैसा ऑक्साइड होना चाहिए। इसका मतलब है कि दिस XO मस्ट बी अ सॉरी XO मस्ट बी अ बेसिक ऑक्साइड, राइट। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो इसका मतलब है कि ये XO जो है ये बेसिक ऑक्साइड है, कहता है ये न्यूट्रलाइज कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए अगर एक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऑक्साइड जो है वो कौन होगा, ये बेसिक होगा। तो वो कहता है कि विच रो डिस्क्राइब्स X and XO, which row describes X and XO। अच्छा, बेसिक ऑक्साइड्स अब कौन होते हैं। तो सी वो जो वर्ड था ऑक्साइड्स का MBA, ठीक है। अब मेटल्स जो हैं, सी मेटल ऑक्साइड्स आर ईदर B फॉर बेसिक और A फॉर एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक तो थे ऑल जीब्रास प्ले स्नूकर, याद है ऑल जीब्रास प्ले स्नूकर। तो मुझे ये बताइए कि अगर ऑल जीब्रास प्ले स्नूकर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड ये आ जाएगा ऐसे कर। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये बेसिक ऑक्साइड है। अच्छा, अब नेचर ऑफ एलिमेंट एक्स क्या होगी। देखिए नेचर उसकी
अगर वो बेसिक ऑक्साइड था, ये तो हमने शुरू में ही डिसाइड कर लिया ना कि सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही है अगर एक ऑक्साइड, तो एसिड को जाहिर है बेसिक चीज ही न्यूट्रलाइज करती है। तो बेसिक ऑक्साइड्स मेटालिक ऑक्साइड्स ही होते हैं, तो इसका मतलब है एलिमेंट एक्स की नेचर तो मेटालिक है, तो इट्स ईदर ऑप्शन ए या बी। तो सी डी तो गया, क्योंकि नॉन मेटल वो नहीं हो सकता। और दूसरी बात, उसकी जो नेचर ऑफ द ऑक्साइड है वो बेसिक होगी, तो इसका मतलब है कि देखिए एक्स तो मेटल है लेकिन नेचर उसकी एसिडिक नहीं बल्कि बेसिक है, तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन ये करेक्ट बात ठहराएगी। तो इसका मतलब है ए भी गलत है कंप्लीट, और बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो 18th का आप चेक कीजिए, 18th का बी, ठीक है। देखिए 18th में कहता है द ग्राफ शोज हाउ द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस एज एन एसिड इज एडेड टू एन एल्कली। कहता है द ग्राफ शोज हाउ द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस एज एन एसिड इज एडेड टू एन एल्कली। आप ये देखिए कि वो कह रहा है कि जो ग्राफ है उसमें हमें शो कर रहा है कि पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस एज एन एसिड इज एडेड टू एन एल्कली। ठीक हो गया। अब आपको पता है टाइट्रेशन में हम यही करते थे ना, न्यूट्रलाइजेशन में, कि एसिड एल्कली रिएक्ट करते थे, सॉल्ट वाटर बनता था। अब सवाल पे गौर करो, कहता है द ग्राफ शोज हाउ द पीएच सॉल्यूशन चेंजेस एज एन एसिड इज एडेड टू एन एल्कली। इसका मतलब है कि नीचे हमने उस फ्लास्क में क्या रखा हुआ था, देखिए एसिड इज एडेड टू एन एल्कली, इसका मतलब है एल्कली नीचे पड़ी हुई थी। एसिड देखे ना, कहता है इज एडेड टू एन एल्कली, तो एल्कली अगर आपने नीचे रखी हुई है तो ऊपर से आप उसमें क्या डालते जा रहे हो, एसिड डालते जा रहे हो। अब जरा गौर से ये एक्सिस भी पढ़ो, वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड, तो एसिड ऊपर से ऐड किया जा रहा है और एल्कली नीचे इधर वो पहले से पड़ी हुई थी। अच्छा, अब अगर एल्कली पहले से पड़ी हुई थी तो जब आपने एसिड का वॉल्यूम डाला जीरो, देखिए व्हेन द वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड वाज जीरो, तो ग्राफ पढ़ना आता है ना, वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड जीरो था, तो जरा गौर से देखिए वो पीएच इसका आ रहा है 14, तो वाकई में एल्कली है ना ये। तो इसका इनिशियल पीएच देखिए, जब आपने इसका इनिशियल पीएच जानना हो तो वो 14 आ रहा है। कैसे पता लगा? कि जब वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड जीरो था तो ग्राफ बता रहा है कि देखिए इधर से ग्राफ शुरू हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉरी पीएच जो है वो 14 आ रहा है। बट जैसे जैसे इसमें एसिड डलता गया, न्यूट्रलाइजेशन अकर होती गई और पीएच वैल्यू इस पूरे रिजल्टिंग सोल्यूशन का पीएच फॉल करता गया। ठीक है। तो वो कहता है व्हिच लेटर रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। अच्छा, अब ये बात जहन में रखो, कहता है व्हिच लेटर रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। अच्छा, वैसे तो एंड पॉइंट पे, ठीक है, एंड पॉइंट पे तो क्या होता है आपको पता है कि देखिए एंड पॉइंट पे तो पीएच 7 हो जाता है ना। तो इसका मतलब है कि इतना वॉल्यूम ऑफ एसिड जो आपने डाला, ये मैं वैसे आपको जरा बात समझाने के लिए कर रहा हूँ कि एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन पे तो आप जब ऊपर से एसिड गिराते हो और ये रिएक्ट करता है तो इस पूरे मिक्सचर का पीएच वैल्यू 7 हो जाती है। ठीक है, इसका पीएच 7 हो जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कौन सा लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। ठीक है, वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। तो किस एरिया में, कहता है व्हिच लेटर रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। तो दोनों किस जगह पे एसिड और सॉल्ट जो है वो कहता है प्रेजेंट। तो आपने ये देखना है कि एसिड और सॉल्ट, अच्छा अब मसला ये है कि न्यूट्रलाइजेशन में तो इधर सॉल्ट एंड वाटर होना चाहिए, बट वो कह रहे हैं कि अब एसिड भी पड़ा हुआ हो, यानी यकीनन ऊपर से एसिड हमने फिर एक्सेस में डाला होगा, तो सॉल्ट भी कहता है पड़ी हुई हो और ऊपर से एसिड भी ऊपर एक्स्ट्रा हो, तो वो तो यकीनन फिर एंड पॉइंट के आगे का पॉइंट नहीं होगा कि जब आपने एसिड उतना डाला कि न्यूट्रलाइजेशन अकर हुई और पीएच 7 आ गया। तो वो कह रहे हैं कि उसमें अब इधर इस वक्त इसमें सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर है, जब पीएच 7 है तो उसमें सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर पड़ा हुआ है, ये दोनों कंप्लीटली एक दूसरे से न्यूट्रलाइज होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि इधर हमने अब सॉल्ट भी पड़वाना है और एसिड भी पड़ा हुआ, तो इसका मतलब है कि एसिड ऊपर से फिर एक्स्ट्रा फेंका गया होगा, एसिड फिर हमने एक्सेस में फेंका होगा, तो उसका पीएच तो फिर 7 से लो हो जाएगा, इस पूरे मिक्सचर का पीएच
7 से नीचे हो जाएगा। तो वो कौन सा पॉइंट बनता है, वो फिर डी वाला इलाका बनता है। ये देखिए अब इसका पीएच वैल्यू जो है वो सोल्यूशन की 7 से नीचे चली गई, तो ये 7 से नीचे पीएच है। तो एसिड जब इसमें पड़ा हुआ होगा एक्सेस में, तो फिर इसका मतलब है कि वो डी वाला पोर्शन ऑफ द ग्राफ है जहां पे एसिड इसमें एक्सेस में आ सकता है। तो 18th का डी ऑप्शन इसका जो करेक्ट बनना चाहिए वो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। तो ये आपने इसमें ऐसे सोचना था कि देखिए एंड पॉइंट पे तो आप यूं कह सकते हो कि रफली सी वो रीजन है जहां पे न्यूट्रलाइजेशन सपोज रफली अकर हो, ठीक है। बट वो कह रहे हैं कि कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है जहां बोथ एसिड एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट, यानी नीचे सॉल्ट भी बनी हो और ऊपर से एसिड भी आके एक्सेस में फॉल हुआ। तो एसिड एंड सॉल्ट दोनों फिर जाहिर है वो इस डी ऑप्शन में होंगे, कि अगर इसमें एसिड रखवाना है तो मतलब एसिड शुड बी इन एक्सेस। तो एसिड अगर इसमें एक्सेस में हो जाएगा तो पीएच वैल्यू जाहिर है 7 से नीचे फॉल कर जाएगी। तो डी इज द जोन जहां पे एसिड उसमें एक्सेस में पड़ा हो। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ वीक एसिड। देखिए आपको पता है वीक एसिड जो है वो किस किस्म का एक एसिड होता है। आप लोगों ने इतना तो पढ़ा हुआ ना बच्चों के, एसिड जो होता है हमने इसको क्या कहा था कि एसिड जो है इसको हमने एक तरह से आईजी में एक अपडेट डेफिनेशन की थी कि इट इज अ प्रोटॉन डोनर, ठीक है। एसिड जो है वो एक प्रोटॉन डोनर है, ठीक है, प्रोटॉन डोनर है। और बेस को क्या कहते थे, ठीक है, इसको एक्सेप्टर कहते थे, ठीक है। बेस जो है वो एक्सेप्टर है, तो एसिड प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। तो हमने एक बात की थी कि अब इसमें जरा देखिए, अब ये तो डायरेक्ट बात है कि एसिड एक प्रोटॉन डोनर है, ठीक है, और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। ये डेफिनेशन की हद तक हमने याद रखा था, आईजी में एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात बताई हुई थी आपको थ्योरी में। तो अब वो कहता है कि वीक एसिड कौन है, तो हमने तो वीक एसिड में पढ़ा था कि वो पूरी तरह आयनाइज नहीं होता, पार्शियली आयनाइज होता। तो इसमें देखिए इट्स अ प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन एक्सेप्टर तो एल्कली होती है, तो ये ए बी ऑप्शंस तो गए। लेकिन प्रोटॉन डोनर बट आगे कहता है एंड इज फुली आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। तो फुली आयनाइज तो नहीं होता, वीक एसिड जो है वो पार्शियली आयनाइज होता है। तो फिर डी वाली बात ही सही होगी, जाहिर है कि प्रोटॉन डोनर है एंड इज पार्शियली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। पार्शियली आयनाइज्ड होगा तो 19th का डी ऑप्शन सबसे करेक्ट बात लग रही है, तो 19th का डी इसका करेक्ट आंसर। देखिए 17th में हमें वो ये कहता है विच टाइप ऑफ ऑक्साइड आर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। सवाल है, कहता है विच टाइप ऑफ ऑक्साइड आर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल है, ये तो आपको पहले ही पता है, याद है नान का वर्ड था ना। तो मकसद देखिए अगेन रिकॉल्स कराना है, नान इज नॉन मेटल ऑक्साइड्स, यानी हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर ईदर ए फॉर एसिडिक या एन फॉर न्यूट्रल। अब कौन से दो नॉन मेटल ऑक्साइड्स न्यूट्रल थे, एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और एक H2O, ये दो न्यूट्रल थे। सी दीज टू नॉन मेटल ऑक्साइड्स वर न्यूट्रल। इन दो के अलावा जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा। और एक वर्ड था MBA, जिसमें हम पढ़ते होते थे कि M फॉर मेटालिक ऑक्साइड्स। देखिए मेटल ऑक्साइड्स जो हैं दे आर ईदर B फॉर बेसिक, ठीक है, या A फॉर एम्फोटेरिक। तो ये बेसिक थे या एम्फोटेरिक थे। एम्फोटेरिक कौन थे, ऑल जीब्रास प्ले स्नूकर, ठीक है, ऑल जीब्रास प्ले स्नूकर। तो इसका मतलब है कि ऑल इज एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और टिन। इन चार मेटल ऑक्साइड्स के अलावा हर मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक है। तो गौर कीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो हमें पता है कि न्यूट्रल है, तो ये तो ए बी तो गया, सीधा न्यूट्रल न्यूट्रल। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, वो तो एम्फोटेरिक है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड देखिए MBA और नान का लफ्ज। मैं ये कह रहा हूँ कि नोट्स बेस्ड चीजें इस तरह से आ रही हैं। तो 17th का सी ऑप्शन जरा देखिएगा कि ये 17th का सी आ रहा है।
कहता है the positions of elements W, X, Y and Z in the periodic table are shown. अब कहता है which elements form basic oxides. अच्छा, आप ये देखिए कि W जो है ये ग्रुप 1 का मेंबर है, X जो है ये ग्रुप 2 का मेंबर है, और Y जो है ये ट्रांजिशन है, ठीक है, और जो Z है ये आपके ग्रुप 7 का मेंबर है, तो ये नॉन मेटल होगा। अब ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ट्रांजिशन ये तो मेटल्स होते हैं। तो कहता है विच एलिमेंट्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। तो बेसिक ऑक्साइड्स याद रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड्स ही MBA, पीछे ये लफ्ज भी हमने अभी देखा, MBA, मेटल्स फॉर्म ईदर बेसिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक। तो अब इनमें से एल्यूमिनियम, जिब्रा, जिंक और टिन में से तो कोई नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, यानी सारे मेटल ऑक्साइड्स। तो ये W, X और Y ये तीनों मेटल ऑक्साइड्स। तो W, X एंड Y ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये W, X एंड Y 18 का A ऑप्शन। अब कहता है which row shows the difference between a weak acid and a strong acid। अच्छा, वीक एसिड याद रखिए क्या करता है, ये फुली आयनाइज नहीं होता, पार्शियली आयनाइज होता। ये तो बात बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें दिख रही है कि वीक एसिड एक ही ऑप्शन पार्शियली आयनाइज्ड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड फुली आयनाइज होता है। तो देखिए ना, वीक एसिड पार्शियली आयनाइज्ड, स्ट्रॉन्ग एसिड फुली आयनाइज्ड। ठीक है, तो 19th का डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो 19th का डी। ठीक, देखिए 17th में कहता है कि विच स्टेटमेंट अबाउट ऑक्साइड्स इज करेक्ट। अब हमारी नॉलेज ऑक्साइड्स के बारे में याद है वही MBA और NaN वाली बात दिमाग में आ जानी चाहिए ऑक्साइड्स के बारे में, कि मेटल ऑक्साइड्स आर ईदर B फॉर बेसिक या A फॉर एम्फोटेरिक। याद है एम्फोटेरिक में कौन थे, ऑल ज़ीब्रास प्ले स्नूकर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अगर मैं इधर आपको बताऊं तो ये ऑल इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड। याद है सिर्फ सॉल्युबिलिटी रूल्स में ऑल मैं सिल्वर को कहता होता हूं, बाकी पूरे सिलेबस में ऑल एल्यूमिनियम ही है। तो ऑल ज़ीब्रास था जिंक ऑक्साइड, तो ऑल ज़ीब्रास प्ले स्नूकर, ये चार मेटल के ऑक्साइड्स हैं विच आर एम्फोटेरिक। इन चार एम्फोटेरिक के अलावा जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, जितने भी और मेटल ऑक्साइड्स हैं, वो बी फॉर बेसिक इन नेचर। और इसी तरह से NaN के बारे में हमने रिकॉल किया था कि N स्टैंड्स फॉर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। याद है नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो थे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हमने पढ़ा था कि दे आर ईदर A फॉर एसिडिक या N फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल कौन से दो थे, एक H2O था और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों नॉन मेटल के ऑक्साइड्स H2O और कार्बन मोनो, ये दो नॉन मेटल ऑक्साइड्स न्यूट्रल हैं, और इनके अलावा बाकी सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर A फॉर एसिडिक। तो ये हमारी चलें ऑक्साइड्स के बारे में नॉलेज है, और बाकी देखते हैं। कहता है व्हिच स्टेटमेंट अबाउट ऑक्साइड्स इज करेक्ट। A solution of magnesium oxide has a pH less than 7। पहले तो मुझे ये बताओ कि a solution of magnesium oxide has a pH less than 7। जरा बताइए कि ये मेटल ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है ना। ये देखो मैग्नीशियम का ऑक्साइड एक मेटल का ऑक्साइड, तो मेटल का ऑक्साइड इज MBA। तो मेटल ऑक्साइड्स या तो बेसिक होते हैं या एम्फोटेरिक। क्या ये ऑल ज़ीब्रास प्ले स्नूकर में आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड? ये एम्फोटेरिक्स में नहीं आता, तो इसका मतलब है कि ये कोई बेसिक ऑक्साइड ही। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर बेसिक ऑक्साइड है तो मुझे ये बताओ कि क्या उसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होना चाहिए? पीएच तो फिर उसका मोर देन 7 होना चाहिए था। तो ये बात तो गलत कर रहे हैं कि ऑक्साइड तो ये अगर बेसिक ऑक्साइड है तो इसका पीएच तो मोर देन 7 होना चाहिए, ये कह रहा है लेस देन 7। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट, करेक्ट वाली हमने ढूंढनी है। बी में कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैज अ पीएच ग्रेटर देन 7। अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, अच्छा बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना, ये सल्फर ग्रुप 6 का मेंबर है, ये नॉन मेटल। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के लिए तो दिमाग में क्या आना चाहिए,
NaN का वर्ड आना चाहिए कि NaN में नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर इधर एसिडिक या न्यूट्रल। न्यूट्रल आपके दो ही थे, एक H2O था और एक कार्बन मोनो था। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड तो इन दोनों में नहीं आता, तो इसका मतलब है कि फिर ये एसिडिक होना चाहिए। तो अगर ये एसिडिक है तो व्हाट डू यू थिंक, एसिडिक में फिर सल्फर डाइऑक्साइड का तो पीएच ग्रेटर देन 7 नहीं, उसका तो पीएच लेस देन 7 होना चाहिए। तो ये बी स्टेटमेंट भी इसलिए गलत। अच्छा बच्चों, जरा देखिए सी ऑप्शन में क्या कहता है। कहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड टू मेक अ सॉल्ट। देखिए आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, तो बेसिक ऑक्साइड जाहिर है एसिड से रिएक्ट करके दिस विल अंडरगो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टू मेक अ सॉल्ट एंड वाटर आल्सो। तो बात तो सही लग रही है कि 17th में अब तक। चलो एक डी ऑप्शन देखते हैं कि इसमें क्या कहता है। कहता है सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू मेक अ सॉल्ट। मसला ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एसिड है, तो एसिड तो कभी एसिड से रिएक्ट करता ही नहीं। तो इसका मतलब है डी तो कंफर्म गलत बात है। तो सी इज द क्लोजेस्ट पॉइंट। के देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है और नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, तो ये दोनों एसिड बेस एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके जाहिर है सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाते हैं। तो इसने सिर्फ चलो सॉल्ट का जिक्र किया, तो सी भी करेक्ट मान लेते हैं। तो ए, बी और डी तो बिल्कुल गलत बातें, सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो 17th का चेक कर लेते हैं, सी ही आंसर बनना चाहिए। तो 17th का सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट एसिड्स एंड बेसिस इज करेक्ट। अब एसिड्स बेसिस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट कहता है करेक्ट है। अ बेस इज अ डोनर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है जी। अब देखिए हमने एक बात पढ़ी थी कि जो एसिड होता है, याद है एसिड के बारे में हमने क्या पढ़ा था। तो ये वैसे डू यू थिंक ये करेक्ट बात है कि व्हिच स्टेटमेंट अबाउट एसिड्स एंड बेसिस इज करेक्ट। ये हमने एक छोटी सी अपडेट याद लिखी थी कि ए में कहता है कि अ बेस इज अ डोनर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है जी। अ डोनर ऑफ हाइड्रोजन आयंस तो नहीं होता, ठीक है, वो तो याद है प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। और फिर कहता है कि एन एसिड इज अ एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन्स। नो, ये डोनर होता है। तो ये इसने ऑपोजिट अदर वे राउंड कहा हुआ है। तो ये डोनर नहीं होता बल्कि ये एक्सेप्टर होता है। ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्टर बेसिकली। और एसिड जो है वो डोनर होता है। एसिड इज अ डोनर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और जो बेस है वो एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अच्छा, अब सवाल ये था कि करेक्ट कौन सी बात है। अब कहता है कि a strong acid is fully ionized in aqueous solutions। कहता है कि a strong acid is fully ionized in aqueous solution। yes, तो देखिए ना strong acid है, तो strong का मतलब ये था कि वो fully ionized होता है जब उसे पानी में डिसॉल्व किया जाए। तो सी ऑप्शन इसकी बिल्कुल करीब तरीन और करेक्ट बात है। डी में कहता है कि a weak acid cannot be used to neutralize a strong base। a weak acid cannot be used to neutralize a strong base। देखिए सवाल में उसने ये कहा है हमें कि एक वीक एसिड कैन नॉट बी यूज्ड टू न्यूट्रलाइज अ स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए अब बात यह है कि आप एक स्ट्रॉन्ग बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड से ही न्यूट्रलाइज कर सकते हो, लेकिन किसी हद तक वीक एसिड, चाहे एसिड जैसा भी हो, लेकिन एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो करते हैं। वो तो बिल्कुल ही इसको बात को साइडलाइन कर रहा है कि जी वीक एसिड कर ही नहीं सकता। वीक एसिड थोड़ा ही करे, ज्यादा करे, लेकिन करेगा सही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो याद है एसिड जिस भी टाइप का हो, बेस जिस भी टाइप की हो, उनमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और सॉल्ट वाटर बनता है। तो डी इतनी कोई करेक्ट बात नहीं कर रहा, ना ए करेक्ट, बी करेक्ट बात है, ना ए करेक्ट बात है। सी इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट। तो सी कह रहा है कि अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज फुली आयनाइज्ड इन aqueous solutions। ठीक है जी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इज फुली आयनाइज्ड इन aqueous solution। 18th का सी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। तो लेट्स चेक कि 18th का वाकई में सी ऑप्शन इसका जवाब वो दे रहा है। ठीक है जी।